ओके। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर है और उसमें चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो उस चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरह का होगा, उस पर किस तरह का फोर्स एक्ट करेगा, उसका मोशन कैसा हो जाएगा। और एकदम बिगिनिंग में, इस चैप्टर के एकदम बिगिनिंग में जो टॉपिक डिस्कस हुआ था ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उस बात को हमने उतना ही बोल करके फिर छोड़ दिया था और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन को डिस्कस किया था। अब फिर से उसी बात पर आते हैं कि करंट कैरिंग अगर एक वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। बट वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये अब अगले सेक्शन में हमें पढ़ना है। चैप्टर का अगला सेक्शन यही है। तो बायो-सैवर्ट लॉ, बायोट लिखा है BIOT, बट टी इसमें नहीं पढ़ा जाएगा, साइलेंट है। तो बायो-सैवर्ट लॉ जो है ये हमें बताता है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बायो-सैवर्ट लॉ बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिल्कुल वैसे ही नहीं, उसी तरह का समझो, उसी से सिमिलर भी है, कुछ मामलों में डिफरेंट भी है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ होता है, सिमिलरिटी इस सेंस में है कि दोनों ही फर्स्ट प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मीन्स कि यहीं से शुरुआत होती है कॉन्सेप्ट्स की। कूलम्स लॉ में बताया गया कि इतना फोर्स होता है, तो वो क्यों होता है, इतना ही क्यों होता है, ये डिस्कशन उससे पहले का कोई नहीं होता। वो नेचर में अवेलेबल एक फोर्स है और वहीं से बिगिनिंग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर से हमें मिलता है, कितना मिलेगा, किस डायरेक्शन में होगा, वो बायो-सैवर्ट लॉ से पता चलता है। ठीक है, इतना ही क्यों होता है इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, तो बायो-सैवर्ट लॉ को कैसे समझते हैं। एक वायर है, कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, ये एक वायर है। इस वायर का एक छोटा करंट एलिमेंट लिया जाए। करंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे पिछले टॉपिक में, इससे पहले वाला जो टॉपिक था करंट कैरिंग वायर पर लगने वाला फोर्स, तो उसमें हमने एक IL वेक्टर डिफाइन किया था। ठीक है, करंट इनटू लेंथ। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर हम बोलते हैं करंट एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है वो बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल। DL लेंथ है मान लो ये। ठीक है, DL लेंथ है कितना, इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही छोटा है, DL लेंथ है। और इसमें जब I को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगा I इंटू DL वेक्टर, I इंटू DL, इसी को कहा जाएगा करंट एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, I इंटू DL, इसको करंट एलिमेंट कहा जाएगा। ठीक है, किसको, जो DL एक छोटा लेंथ एलिमेंट ले लिया हमने इस वायर का, और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है I, उसको DL में मल्टीप्लाई किया तो IDL वेक्टर ये हमको मिलता है। दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या बोलता है कि ये करंट एलिमेंट यहाँ पर इतना बड़ा दिखाया गया, एक्चुअली बहुत ही छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल, ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि DL टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, ऐसा है। तो ये अगर O पॉइंट पे रखा हुआ है, IDL यानी करंट एलिमेंट है, वो O पॉइंट पर है, और इससे R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है, ये R डिस्टेंस है। डिस्टेंस की बजाय यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर R। पोजीशन वेक्टर R क्या है, पोजीशन वेक्टर R है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू O। व्हाट इज O, जहाँ पर करंट एलिमेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो P इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में P पॉइंट कहाँ है, इसकी पोजीशन बताता है R वेक्टर। तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये बायो-सैवर्ट लॉ से हमें पता चलता है। तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, बायो-सैवर्ट लॉ ये कहता है कि P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं लगाया हमने, ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, DB मतलब मैग्नेटिक फील्ड का छोटा सा वैल्यू है DB, B मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही DB मैग्नेटिक फील्ड का एक छोटा सा वैल्यू जो इस छोटे करंट एलिमेंट IDL से आया है।
तो डी बी इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई डी एल proportional to sine of the angle between the direction of ideal vector and r vector। यहाँ डायग्राम में देखें आइडियल वेक्टर और r वेक्टर के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कौन सा है, ये एंगल, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज थीटा। आइडियल का डायरेक्शन और r वेक्टर के डायरेक्शन के बीच में जो थीटा एंगल है वो एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance of point P from the position of current element vector। current element से P का जो distance है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज बायो-सावर्ट लॉ। तो अगर इन सारी बातों को कंबाइन कर दें तो डी बी प्रोपोर्शनल टू आ जाता है आई डी एल साइन थीटा, इनको एक साथ लिख सकते हैं बाय आर स्क्वायर, और यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू लिखें, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट जाएगा अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखेंगे। तो यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज़ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक आई डी एल करेंट एलिमेंट है, उससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, तो उस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट IDL। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को एनालाइज किया जाए। इस एक्सप्रेशन को एनालाइज कैसे करेंगे, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन अभी डिस्कस नहीं हुआ है, तो इसका डायरेक्शन भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इस पर फोकस करते हैं। ये जो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो इसकी वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻⁷ टेस्ला। टेस्ला क्या चीज़ था, पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। तो अगर यहाँ से म्यू नॉट बाय 4 पाई का यूनिट निकालना हो तो इधर देखो कैसे होगा, ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हुआ तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, और आई डी एल इधर डिवाइड हो जाएगा तो आएगा पर एम्पियर, और डी एल के लिए 1 मीटर भी आएगा, तो मीटर का 1 पावर यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो अल्टीमेटली 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये इसकी वैल्यू आती है किसकी, म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये जो यहाँ कांस्टेंट आया था उसकी वैल्यू है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को समझते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आई है इससे हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर अब इसकी डायरेक्शन देख ली जाए। पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। नाउ सी, बायो-सावर्ट लॉ हमें डायरेक्शन भी बताता है, तो डायरेक्शन क्या होगा वो कैसे पता चलता है। यहाँ देखें आई डी एल वेक्टर इधर है और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इधर है, तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये जो डी बी जो आया है मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन आई डी एल और आर का जो क्रॉस आता है उस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उस डायरेक्शन में होगा, यानी कैसे, आई डी एल और आर का क्रॉस। तो आई डी एल और आर का क्रॉस अगर हम लिखते हैं तो किस तरह से आएगा। डी बी वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हमने इसे इन वेक्टर फॉर्म, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहाँ पर क्या करना है बोला गया है आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है बायो-सावर्ट लॉ का, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमें इसमें पता चलता है। अब इस एक्सप्रेशन को ज़रा ध्यान से देखें, आई डी एल क्रॉस आर, इसका मतलब क्या है, आई डी एल वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस करने से जो डायरेक्शन आएगा, यानी वेक्टर प्रोडक्ट करने से जो डायरेक्शन आएगा वही डी बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, और क्या ये जो मैग्नीट्यूड लिखा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसको चेक कर सकते हैं कैसे सेम है। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, ए क्रॉस बी जब होता है तो लिखते हैं ए बी साइन थीटा, यहाँ पर आई डी एल क्रॉस आर, तो आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर डायरेक्शन एन कैप,
और यहाँ क्या था, आर क्यूब, ये आर क्यूब था। आर की एक पावर को हम डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिल जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड सेम आ गया। और ये है डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, डी बी वेक्टर का। तो डी बी वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप है। व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज द डायरेक्शन विच इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। विच टू वेक्टर्स? आई डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है तो डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो यहाँ पर राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या डायरेक्शन आता है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, राइट हैंड के थंब को पहले जो वेक्टर लिखा है, पहले कौन सा लिखा है, आइडियल वेक्टर, फिर लिखा है आर वेक्टर। तो पहले जो वेक्टर लिखा है उसके डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं और फिंगर्स को किस तरफ कर्ल करना है, जिधर सेकंड वाला वेक्टर लिखा है, ऐसे, ठीक है। और तो थंब जो होता है वो दोनों वेक्टर्स के क्रॉस का डायरेक्शन हमें बताता है। तो यहाँ पर देखो आइडियल वेक्टर इस तरफ है, ये दिखाई दे रहा है आइडियल वेक्टर। तो हमने क्या किया, क्या करना है, फिंगर्स को हमें करना है आइडियल के डायरेक्शन में, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा राइट हैंड है उसके फिंगर्स को हमने आइडियल वेक्टर के डायरेक्शन में रखा और आर वेक्टर है इस तरफ। तो आइडियल का हेड इधर है, देखो ये दिखाई दे रहा है डायरेक्शन, आइडियल का हेड इधर है और आर का हेड इधर है। तो आइडियल से आर के हेड की तरफ फिंगर्स को मोड़ेंगे। तो थंब हमारा आ रहा है अंदर की तरफ, बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ड आ रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन कहाँ पर है, पी पॉइंट पर। कैसे, फिर से देख लेते हैं। आइडियल के डायरेक्शन में पहले फिंगर्स को रखा, फिर आर का हेड जिधर है उधर मोड़ा, तो थंब हमारा अंदर की तरफ आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ड। तो नॉर्मली इनवर्ड इस तरह से दिखाया जाता है, क्रॉस में सर्कल कर देते हैं। तो ये किसका डायरेक्शन है, ये डी बी वेक्टर का डायरेक्शन है। क्लियर है सबको? और इसका एक आसान तरीका भी बताते हैं जिसको राइट हैंड पाम रूल भी बोल सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल भी इसी का एक दूसरा वर्जन है, राइट हैंड स्क्रू रूल का ही, रिजल्ट सेम देगा। तो राइट हैंड पाम रूल क्या है, राइट हैंड के थंब को डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में रखो और फिंगर्स को उस तरफ स्ट्रेच करो जिधर हमारा पॉइंट पी है, ठीक है, ऐसे। फिर जो डायरेक्शन ऑफ पुश होगा, डायरेक्शन ऑफ पुश, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डी बी वेक्टर, ठीक है। अगर इस बात को चेक करना है तो अभी और एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें चेक करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि डायरेक्शन किस तरफ आता है, ठीक है। फिलहाल अभी इतना रहने देते हैं, अभी बोर्ड खाली होगा फिर उसको देखेंगे। तो ये डी बी वेक्टर का डायरेक्शन हम दो तरह से निकाल सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ कर लो या राइट हैंड थंब ये पाम रूल यूज़ कर लो, एक ही बात है, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। पाम रूल थोड़ा इजी पड़ता है, अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पाम रूल से आसानी से कैसे आ जाता है। तो ये डायरेक्शन की बात हो गई। अब इसको एक्सप्रेशन को और ज़्यादा एनालाइज करते हैं और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो आया था उससे कंपेयर करते हैं। दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू आर कैप, या हम यहाँ पर आर वेक्टर लिख दें और यहाँ पे आर क्यूब लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ आर वेक्टर लिखो तो उसको भी आर इंटू आर कैप लिख सकते हैं, फिर आर की एक पार्ट डिवाइड हो जाएगी, यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आर कैप हो जाएगा। अदरवाइज़ पूरा आर वेक्टर लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, आर वेक्टर यहाँ और यहाँ पे आर क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा और ये मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या है, सिमिलैरिटीज़ एक तो इस पार्ट में दिखाई देंगी, ठीक है। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पर भी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया। दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज़ अलग हैं, फिर भी हम इसको सिमिलैरिटी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन नॉट,
दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट, कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है फिलहाल, तो इसको फ्री स्पेस ही लिख लेते हैं। और यहाँ जो कांस्टेंट है म्यू नॉट, 4 पाई देखो दोनों में दिख रहा है, यहाँ भी 4 पाई है, यहाँ भी 4 पाई है। म्यू नॉट जो है दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, परमिएबल वर्ड सुना होगा, बायो में पढ़ा होगा, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर यहाँ कोई मीडियम होगा, कोई मीडियम अगर होगा तो म्यू नॉट नहीं होगा, तब यहाँ पे म्यू हो जाएगा। अगर यहाँ भी कोई मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो चलो यहाँ भी मीडियम लिख लेते हैं फ्री स्पेस की बजाय, ऑफ मीडियम, यहाँ भी मीडियम। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो मीडियम है, मीडियम की एक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है विच इज़ कॉल्ड परमिटिविटी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर dl और p के बीच में जो जगह यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें जो मीडियम होगा उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं परमिएबिलिटी, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों मीडियम की प्रॉपर्टीज़ हैं, बट दोनों डिफरेंट हैं। परमिटिविटी इज़ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परमिएबिलिटी इज़ एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड। एक रफ आइडिया ले सकते हैं, एग्जैक्टली वही मीनिंग नहीं है, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली जो मीनिंग क्या है परमिटिविटी का वो हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। फिर भी एक रफ आइडिया 12th क्लास में हम ले सकते हैं। परमिटिविटी जैसे कि उसके नाम से पता चलता है, परमिट करने की एबिलिटी। ठीक है, कोई मीडियम के अंदर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंटर करता है तो वो मीडियम के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, दैट इज़ डिफाइंड बाय परमिटिविटी। उस इफेक्ट को परमिटिविटी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ऐसे ही जब मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस मीडियम की प्रॉपर्टीज़ के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, दैट इज़ नोन एज परमिएबिलिटी। तो दोनों ही मीडियम की प्रॉपर्टी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इंटरेक्शन है मीडियम का, दैट इज़ डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो इंटरेक्शन होता है दैट इज़ डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ परमिएबिलिटी। दोनों ही मीडियम की प्रॉपर्टी हैं। तो ये दोनों एक्सप्रेशन में ये एक सिमिलैरिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब मीडियम के अंदर से पास होते हैं तो वो मीडियम की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करते हैं। ये अलग बात है कि वो प्रॉपर्टीज़ अलग अलग टाइप की हैं, बट दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड पर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी इनका इफ़ेक्ट होता है। तो एक ये सिमिलैरिटी है। और एक सिमिलैरिटी है जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं dB का, तो यहाँ पर r स्क्वायर आता है, अभी हमने डिस्कस किया था, तो dB प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो जाता है। यानी कि ये जो दोनों ही फील्ड हैं ये 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हैं। अब ये 1/r स्क्वायर में r स्क्वायर क्या था, r स्क्वायर इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था। ठीक है, r क्या चीज़ था कि जहाँ पर हमारा जैसे इस केस में है करंट एलिमेंट से p पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से पॉइंट चार्ज से p पॉइंट कितनी दूर है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे वाले जो लॉज होते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ है, कूलम्ब्स लॉ है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है, उसमें भी देखा था Gm1m2/r स्क्वायर आता है। तो ऐसे वाले जो लॉज होते हैं इनको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इन्वर्स स्क्वायर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ग्रेविटेशनल फील्ड भी। ठीक है, बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ मैग्नेटिक फील्ड पर पूरी तरह अप्लाई नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो फोर्सेस या जो फील्ड्स फॉलो करते हैं वो सेंट्रल फोर्सेस भी होते हैं। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव भी होते हैं। ये कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशंस हैं, सेंट्रल फोर्स होगा और वर्क डन क्लोज पाथ में 0 होगा। तो यहाँ पर एक पूरा डिस्कशन नहीं करके एक छोटा आइडिया ले लेते हैं, रफ आइडिया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर फोर्स हैं। ये इन्वर्स स्क्वायर फोर्स दिखता है बिकॉज ऑफ 1/r स्क्वायर, तो ऐसा बोल सकते हैं इन्वर्स स्क्वायर फोर्स बोलने की बजाय ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ही फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्स भी ये क्या हैं, ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग कि ये इन्वर्स स्क्वायर फोर्सेस हैं,
हमें कहना चाहिए कि ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, बिकॉज जब हम इन्वर्स स्क्वायर फोर्स कह देते हैं तो वो फोर्स होना चाहिए कंजर्वेटिव भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में 1/r² आता है, दोनों ही कंजर्वेटिव भी हैं, इसलिए दोनों को इन्वर्स स्क्वायर फोर्स कह सकते हैं। बट मैग्नेटिक फील्ड में हम ऐसा नहीं कह सकते, भले ही यहाँ 1/r² आ रहा हो, इसको इन्वर्स स्क्वायर फोर्स नहीं कह सकते, बिकॉज ये कंजर्वेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये इसी चैप्टर में आगे कहीं पर डिस्कस होगा। बट 1/r² आ रहा है इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स में भी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स अगर कहेंगे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स। अब लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या है, क्योंकि 1/r² पर डिपेंड करता है, ये भी 1/r² पर डिपेंड करता है, मतलब r की वैल्यू कितनी भी हो, यानी इन्फिनिटी पर जब पहुंच जाओगे तब जाकर 1/∞² होगा और फिर वो ज़ीरो होगा। यानी कि जब तक इन्फिनिटी पर नहीं चले जाते तब तक इन फील्ड्स का इफ़ेक्ट रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का भी, ग्रेविटेशनल फील्ड का भी। तो जब तक इन्फिनिटी पर नहीं पहुंच जाते तब तक ये ज़ीरो नहीं होते हैं, यानी कितना भी डिस्टेंस हो ये फोर्सेस एक्ट करते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है इन्वर्स स्क्वायर फोर्सेस। सॉरी इन्वर्स स्क्वायर फोर्स नहीं, फिर से गलत कह दिया। इन्वर्स स्क्वायर फोर्स तभी कहा जाएगा जब ये कंजर्वेटिव भी हों। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव हैं, 1/r² भी आता है, तो उनको इन्वर्स स्क्वायर फोर्स कह सकते हैं। बट इसे नहीं कह सकते मैग्नेटिक फील्ड को नहीं कह सकते, क्योंकि 1/r² तो इसमें दिखता है बट ये कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। बट लॉन्ग रेंज फोर्स हम तीनों के लिए कह सकते हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, तीनों के लिए लॉन्ग रेंज फोर्स कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हुई सिमिलैरिटीज़ की बात। अब डिफरेंसेस की बात। डिफरेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डायरेक्शन को लेकर। डायरेक्शन के बारे में जो बात है वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो दोनों एक्सप्रेशंस को अगर देखें तो ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अभी डिस्कशन हुआ था और डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आता है IDL और R का क्रॉस करने से। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मान लो एक C वेक्टर है जो कि A और B के क्रॉस से आया है, तो C का जो डायरेक्शन होगा वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर जो DB वेक्टर है वो IDL वेक्टर और R वेक्टर के क्रॉस करने से हमें मिला है, यानी कि जो DB का डायरेक्शन है वो R के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और यहाँ डायग्राम में भी हमने देखा DL वेक्टर हमारा ऐसे था, R वेक्टर ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे आ रहा है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो R वेक्टर हमारा बोर्ड के प्लेन में है, जबकि DB वेक्टर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि DB इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब हम लिखते हैं 1/4πε0 Q/r³ R वेक्टर, तो इसमें देखो ये पूरा पार्ट तो स्केलर है और ये जो R है ये वेक्टर है। तो जब हम वेक्टर में एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डायरेक्शन मिलता है जो इस वेक्टर का था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो इस R वेक्टर का डायरेक्शन है। मतलब यहाँ अगर हमारा पॉइंट चार्ज रखा है O पॉइंट पर और इधर हमारा P पॉइंट है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ये जो R वेक्टर आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। जबकि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड R वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, बोर्ड के प्लेन के नॉर्मली इनवर्ड है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है उसके पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग होता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस तरफ हो जाएगा बट रहेगा इसी लाइन पर, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये बायो-सैवर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ का डिस्कशन हुआ। और ये जो क्वांटिटीज़ हैं μ0 है, ε0 है, यानी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, ये भी आपस में रिलेटेड हैं और इनका रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये रिलेशन सबसे पहले पता लगाया था मैक्सवेल ने, और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, अपने समय की बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रॉपर्टीज़ को
एक साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे 11th क्लास में हमने पढ़ा था नेचर में 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। उनमें एक फोर्स का नाम पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जब तक इनके रिलेशन यानी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के रिलेशन के बारे में नहीं पता था, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग समझा जाता था और मैग्नेटिक फील्ड को अलग। लेकिन जब मैक्सवेल ने इनके बीच में क्या रिलेशन है ये पता कर लिया, तब एक नया फोर्स सामने आया जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी जिसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होगी। उसके बाद में फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड का जो स्टडी है वो कंबाइनली होने लगा, दोनों एक साथ आ गए, दोनों में रिलेशन का पता चल गया। तो अभी उसके बाद में क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को अलग अलग नहीं माना जाता है, दे आर कंबाइनली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इनका रिलेशन है क्या, जिसके बारे में इतना बात किया जा रहा है, वो क्या है, बाकी डिटेल पढ़ेंगे 8th चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले में। यहाँ पर शॉर्ट में जान लेते हैं कि इनका क्या रिलेशन है। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब यहाँ लिखेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट होता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसका जब हम रूट करते हैं तो ये c के बराबर आ जाता है। एंड व्हाट इज c? c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, c स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, बस मल्टीप्लिकेशन किया था, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था मैक्सवेल ने। बहुत सारे ऐसे ही नहीं, खाली ऐसे ही रैंडमली लेके मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके पहले बहुत सारे इक्वेशंस उन्होंने सॉल्व किए थे। ठीक है, वो 8th चैप्टर में डिटेल में डिस्कस होगा। तो फिर एक नई टाइप की वेव की इक्वेशन आई, सब मैथमेटिकल था, एक्सपेरिमेंटल नहीं था। मैक्सवेल मैथमेटिकल फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए और एक नई टाइप की वेव इक्वेशन बनी, थ्योरेटिकल ही थी वो। तो उस वेव इक्वेशन में जो स्पीड वाला टर्म था, स्पीड वाला टर्म यहाँ पर वन बाई दिस होगा, 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू c। तो जो स्पीड वाला टर्म था वहाँ पर ये क्वांटिटी आई 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो फिर उन्होंने म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज़ का सब्स्टिट्यूट किया और c के बराबर आ गया, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी इसलिए मानी गई थी इस 2 बातों की वजह से कि पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अलग अलग समझा जाता था, तो यहाँ से दोनों का रिलेशन जब निकाला गया तो वो आ गया स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो पता चला कि ये दोनों तो आपस में रिलेटेड है। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि लाइट के नेचर के बारे में जानकारी नहीं थी, कि मतलब लाइट एक्चुअली है क्या चीज़, वेव है कि पार्टिकल है। तो इस कैलकुलेशन से पता चला कि लाइट एक वेव है, और कैसी वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो इसीलिए लाइट को फिर कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्दर डिस्कशन इस बारे में उसी चैप्टर में होगा, 8th चैप्टर में। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट मीडियम की प्रॉपर्टीज़ हैं। एप्सिलॉन नॉट इज़ परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फ्री स्पेस की बात हो रही है, अदरवाइज सिर्फ एप्सिलॉन बोल सकते हैं। तो मीडियम की परमिटिविटी क्या चीज़ बताती है हमें, कि जब मीडियम के अंदर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पास होगा तो वो मीडियम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा। और परमिएबिलिटी क्या चीज़ बताता है, परमिएबिलिटी बताता है जब मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड मीडियम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, दैट इज़ परमिएबिलिटी। तो दीज क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर, और ये उनका रिलेशन है। तो ये तो हुई बात बायो-सेवर्ट लॉ की। अब राइट हैंड पाम रूल को और अच्छे से समझने के लिए एक दूसरा डायग्राम बना लिया जाए, और उससे मैग्नेटिक फील्ड का नेचर भी के बारे में भी और एक बात पता चलेगी। तो सपोज़ हमारे पास ये एक वायर है, ऐसे ले लेते हैं, ये मान लो कि इनफाइनाइट साइज़ का वायर है, इसमें I करंट पास हो रही है, और इसमें सपोज़ P से Q की तरफ करंट जा रहा है, और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, मान लो कि X पॉइंट है, ये X पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें बताना है। तो एक तो तरीका वही है जो अभी राइट हैंड स्क्रू रूल बताया गया कि R वेक्टर इधर है, तो जब I का डायरेक्शन इधर है तो IDL का डायरेक्शन भी इस तरफ होगा। तो हम कैसे बताएंगे कि जो पहले जो हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला में क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाय R क्यूब, ये था। तो IDL वेक्टर यानी जो पहले लिखा हुआ है उसके डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखना है, फिर R का हेड जिधर है
उस तरफ हमें फिंगर्स को कर्ल करना है, तो थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो आइडियल वेक्टर इस तरफ है, तो फिंगर्स को ऐसे रखा, आर का हेड इधर है तो इस तरफ मोड़ा, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया कहाँ पे, इस पॉइंट के लिए, ठीक है। और अगर हमारे पास एक पॉइंट इस तरफ होता, यहाँ पर होता, मान लो कि ये वाई पॉइंट था, वाई पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बतानी पड़ती तो हम ऐसे आ जाते इधर, और ये हमारा आर वेक्टर फिर ऐसे हो जाता। तो आई डी एल के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखा और आर वेक्टर का हेड इधर है, तो फिंगर्स को इस तरफ मोड़ा और ये थंब बाहर की तरफ आ गया, यानी कि वाई पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड होगा, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ड होगा। तो ये हमने किया है किससे, राइट हैंड स्क्रू रूल से। बट अगर हम पाम रूल यूज़ करें तो थोड़ा हाथ को कम टेढ़ा करना पड़ेगा और हाथ में दर्द नहीं होगा, ऐसे ही आसानी से हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, राइट हैंड पाम रूल क्या करेंगे, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को रखेंगे। ये बात ध्यान रहे कि राइट हैंड का ही यूज़ करना है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड रूल हमने एक जगह यूज़ किया था पिछले क्लास में, जहाँ पर हमने फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल कहा था, और ये भी बताया था कि फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है, बिना उसके भी सारा काम हो जाता है। बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए उसको बता दिया गया। और फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल की और एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक केस में ही काम आता है। कौन सा स्पेसिफिक केस, जब करंट कैरिंग वायर का लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तभी हम FBI को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तभी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बुला करके आप डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। बट वो यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल है राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। या पाम रूल भी उसी का थोड़ा ईजियर वर्जन है, उसको भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो और फिंगर्स को उस तरफ रखो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो जो डायरेक्शन ऑफ पुश होगा, डायरेक्शन ऑफ पुश ऑब्वियसली इधर ही होता है। अब ऐसे तो कोई पुश करता नहीं है, सभी लोग ऐसे ही पुश करते हैं इस साइड से। तो थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को टुवर्ड्स दैट पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, देन डायरेक्शन ऑफ पुश विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पुश किधर हो रहा है, बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड, तो नॉर्मली आउटवर्ड हो गया वाई पॉइंट पे। एक्स पॉइंट पे जब निकालना है तो इस तरफ आ जाते हैं, फिंगर उस पॉइंट की तरफ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, थंब करंट के डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ पुश किधर आ गया, नॉर्मली इनवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड हो गया, ठीक है। और वायर के तो चारों तरफ ऐसे ही पॉइंट्स लिए जा सकते हैं। तो मान लो कि ये हमारा वायर है, ये एक वायर हमने ले लिया, सपोज़ ये वायर है, ये पेन जो है ये एक वायर है और इसका जो टिप है वही करंट का डायरेक्शन है। तो इस वायर के चारों तरफ ऐसे ही एक्स वाई पॉइंट लिए जा सकते हैं। मान लो इधर लिया तो वो एक्स पॉइंट के जैसा हो गया, इस तरफ लिया तो वो वाई पॉइंट के जैसा हो गया। तो इधर भी तो पॉइंट लिया जा सकता है, इस वायर के सामने साइड में, या इस वायर के पीछे की साइड में भी लिया जा सकता है, किधर भी, इस वायर के चारों तरफ कहीं पर भी पॉइंट लिया जा सकता है। तो देखो इसमें पाम रूल किस तरह से हेल्प करता है, बहुत इजी बना देता है चीज़ों को। इस तरफ अगर पॉइंट है तो थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो डायरेक्शन ऑफ पुश किधर आएगा, ऐसे आएगा इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, इस तरफ पॉइंट है तो ऐसे हो जाएगा। यानी कि अगर हम इस वायर के चारों तरफ कहीं पर भी पॉइंट लें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 हमें मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हमें वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो ऐसा इमेजिन करो कि जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ थंब को रखा, राइट हैंड के थंब को, और इस वायर को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। तो जो ऐसे घूमे हुए फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं, कर्ल्ड फिंगर्स, ये इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, ठीक है। अगर हम टॉप व्यू देखें, इस तरह से ऊपर से देखें, तो हमें क्या दिखाई देगा कि अगर ऐसे हमारा, अगर साइड व्यू देखा तो ऐसे दिखेगा, ये करंट कैरिंग वायर है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है,
इस पॉइंट पर बाहर की तरफ है तो हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट है तो इस तरफ, यहाँ पर पॉइंट है तो इस तरफ, यहाँ पर पॉइंट है तो ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डिफरेंट पॉइंट्स पर। और ये कैसे में मिलेगा? राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से मिलेगा, ठीक है। देखो करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखा और ऐसे फिंगर्स को मोड़ा तो ऐसे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अगर टॉप व्यू देखोगे, इसको अगर ऐसे ऊपर से देखा जाए टॉप व्यू, तो क्या दिखेगा? ये पॉइंट क्या बताएगा? अगर टॉप व्यू देखोगे तो क्या दिखेगा? ये पॉइंट करंट का डायरेक्शन कहलाएगा, ठीक है। अगर ऊपर से देखोगे तो वायर का खाली एक टिप दिखाई देगा तुम्हें, तो वो टिप कैसे दिखेगा? ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब हम टॉप व्यू देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझ में आई बात? और अगर करंट नीचे की तरफ हो जाती, अगर करंट नीचे की तरफ होती तो हम क्या करते? तो फिर क्या होता? तो भी राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन निकाला जा सकता था। अगर करंट हो जाता इस तरह से, अगर ऐसे हो जाता करंट, तो हम क्या करते? राइट हैंड का थंब नीचे की तरफ और फिर ऐसे इमेजिन करो कि वायर को पकड़ा, सचमुच में मत पकड़ लेना वायर को, ऐसे इमेजिन करो कि करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा और ऐसे फिंगर्स को मोड़ा, तो अभी हमारे फिंगर्स अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं, तो इस वायर में इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ होगा। जब फिंगर्स मुड़ करके ऐसे वापस आएंगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा ऐसे ही सर्कुलर टाइप का ही, लेकिन अब डायरेक्शन बदल जाएगा। इधर से अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, और इधर से बाहर की तरफ निकल रहा है फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। टॉप व्यू अगर देखोगे, इस सिचुएशन का टॉप व्यू, तो क्या दिखेगा? अगर इसी को ऊपर से देखा तो करंट ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, तो ऐसे क्रॉस बनाएंगे, ये करंट हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर बनाया जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगा? ऊपर से देखने पर। इस केस में ऊपर से देखने पर दिखाई देगा क्लॉकवाइज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में ऊपर से देखा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिख रहा था, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। क्लियर? तो राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से बहुत आसानी से करंट कैरिंग वायर में अगर करंट का डायरेक्शन हमें पता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इन डायरेक्शंस की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें, आगे पढ़ने में फ़ायदा होगा इस चैप्टर में, क्योंकि डायरेक्शंस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और एक सॉल्व्ड क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वो ज़रूर कर लें। तो बायो-सेवर्ट लॉ का कैलकुलेशन और उसमें जो डायरेक्शन निकाला जाता है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर, बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि ये डिस्कस करने की ज़रूरत है, सिंपल है, कैलकुलेशन बहुत इजी है। बस इसमें ये देखना है कि डायरेक्शन की प्रैक्टिस सही से होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अगर ज़रूरत हुई तो इसको डिस्कस कर दिया जाएगा, वैसे वो बहुत इजी है। ये है सॉल्व्ड क्वेश्चन 4.5, ठीक है। सॉल्व्ड क्वेश्चन 4.5 इसको ज़रूर कर लें एक बार। तो आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं और डायरेक्शंस की प्रैक्टिस कर लें। ये बात फिर से बोल दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हमें दिया हो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह निकाला जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में बायो-सेवर्ट लॉ हमारा हो गया है, बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन सीखेंगे कि इसको यूज़ करके डिफरेंट, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था कि डिफरेंट टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, पॉइंट चार्ज है, सरफेस पर फैला हुआ है या और कोई तरह से चार्ज दिया गया है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगा, ये हमने कूलम्स लॉ और गॉस लॉ की हेल्प से किया था। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर करंट दिया रहेगा, बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट अभी बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन होता है वो एक पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए है, वैसे ही बायो-सेवर्ट लॉ जो है वो एक करंट एलिमेंट के लिए है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि कूलम्स लॉ की हेल्प से हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो वो सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, जैसे कि स्फीयर की सरफेस पे चार्ज अगर फैला हुआ है, तो डायरेक्ट कूलम्स लॉ से नहीं लिखा जा सकता। तो ये हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है।
डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, या जहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है सुपरपोजिशन यूज़ करना वहाँ पर हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करते हैं गॉस लॉ की हेल्प से। सिमिलर बात यहाँ पर भी है, जब भी बायो-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो वो एक स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए ही होगा। अगर ऐसा है, मान लो एक लंबा वायर है या एक कोई रिंग है, उसमें करंट पास हो रहा है, तो डायरेक्ट बायो-सेवर्ट लॉ से नहीं लिखा जा सकता, वहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है। ये भी एक सिमिलरिटी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करके हम अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड करंट एलिमेंट्स हैं, यानी एक लंबा वायर है मान लो, या ऐसे सर्कुलर रिंग है उसमें करंट जा रहा है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, और गॉस लॉ के जैसे ही यहाँ पर भी एक लॉ होता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, उसका कूलम्स लॉ के साथ क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये हमारा डिस्कस हुआ। इसका एप्लीकेशन आगे नेक्स्ट क्लासेस में होगा। अटेंडेंस हो गया?